ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड और इसके अंतर्गत हम पहला टॉपिक देखेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी क्या है और इसमें जो टर्मिनोलॉजी जितने भी है इसके बारे में अध्ययन हम करेंगे। पहला है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स ये कहता है डिफॉर्मिंग फोर्स द एक्सटर्नल फोर्स विच चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द साइज और शेप ऑफ और बोथ ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल फोर्स है ये। क्या है डिफॉर्मिंग फोर्स? क्या है? द एक्सटर्नल फोर्स ये एक प्रकार का क्या है? एक्सटर्नल फोर्स होता है, बाहरी बल होता है। विच विच चेंजेज जो चेंज करता है, किससे? विच चेंजेज और टेंड्स टू वर्ड पकड़िएगा, टेंड्स टू चेंज से द साइज एंड शेप ऑफ द मटेरियल और बॉडी ऑफ द बॉडी is called डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? यह एक एक्सटर्नल फोर्स होता है, ठीक है। विच चेंजेस जो चेंज कर देता है या टेंड्स टू चेंज करने की कोशिश करता है, किसे? साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी के साइज या शेप को चेंज कर देता है या करने की कोशिश करता है, उसे हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। दूसरा है आपका इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ये कहता है पदार्थ का, ये भी क्या है? प्रॉपर्टीज। ये पदार्थ का क्या है? प्रॉपर्टीज है। दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ विच इट अपोजेज एनी चेंजेस इन इट्स साइज शेप अंडर एक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स and regain the actual size and shape on removal of the deforming force। कहता है इलास्टिसिटी कहता है पदार्थ का गुण होता है। ये क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल लिख सकते हैं, ये पदार्थ का गुण होता है। करता क्या है ये? जिसके कारण, बिकॉज ऑफ विच लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच जिस कारण से क्या होता है आपका? इट अपोजेज एनी चेंजेस। इट अपोजेज एनी चेंजेस किसमें? इन इट साइज और शेप अंडर the action of deforming force under the action of deforming force ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स के अंदर ये शेप और साइज को चेंज करने का विरोध करता है। कहता है एंड और क्या करता है? regains it actual size and shape on the actual size and shape on removal of किसको कह सकते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। अब बात समझिएगा ये क्या कर रहा है? डिफॉर्मिंग फोर्स। अब जैसे मान लिया जाए आप स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग को क्या करते हैं? स्प्रिंग को हम क्या करते हैं? अगर फोर्स लगाते हैं तो उसमें इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन हुआ मतलब उसका शेप और साइज चेंज होगा, लेंथ में इंक्रीज होगा। और जैसे ही हम उस फोर्स को जो हम इलोंगेट कर रहे थे, टेंसाइल फोर्स कह सकते हैं, टेंसाइल फोर्स को अगर हम रिमूव कर देते हैं
तो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। जैसे मान लिया जाए ये स्प्रिंग है, अब ये स्प्रिंग पर इधर भी एक फोर्स लगा दिया, इधर भी एक फोर्स लगा दिया, जिसे हम कह रहे हैं टेंसाइल फोर्स। मान लिया जाए ये 5 सेंटीमीटर का है, और जैसे ही आप फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के बाद इसका जो लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया, ये हो सकता है 10 सेंटीमीटर, हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया 10 सेंटीमीटर हो गया। और ये आफ्टर क्या है, फोर्स लगाने के बाद, और जैसे ही इस डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर रिलीज करेंगे तो फिर से ये स्प्रिंग क्या होगा, 5 सेंटीमीटर पर आ जाएगा। मतलब ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेगा। इट मीन्स ये इलास्टिसिटी है। ये प्रॉपर्टीज कौन सा है, इलास्टिसिटी है, और यह मटेरियल इलास्टिक मटेरियल कहलाएगा। मतलब जब तक हम फोर्स लगाए हैं उसमें आपका क्या है, शेप और साइज चेंज रहेगा, और आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इट रिगेन्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है। पॉइंट है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। क्या है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। देखिए एक एक टर्म पहले समझ ले तो फिर हमें आगे समझने में आसानी होगी। कहता है द बॉडी विच कंप्लीटली रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। कहता है वह बॉडी जो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर लेता है जब उस पे से हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेते हैं, तो उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। द बॉडी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, द बॉडी विच regains its actual size, regains its actual shape and size, actual shape and size on the removal of deforming force, on the removal of deforming force. Deforming force is called perfectly elastic body, जिसमें आप डिफॉर्मिंग फोर्स अगर हटा लिए और एक्चुअल अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया तो उसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में बात आ गई होगी। फोर्थ पॉइंट है आपका परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, इसके अपोजिट परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी किसको कहेंगे, इसका अपोजिट हमने बोला द बॉडी विच डज नॉट शो एनी टेंडेंसी टू रिगेन इट्स एक्चुअल साइज एंड शेप इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या इस बॉडी पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी लेते हैं, उसके बावजूद भी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आता है, तो उसको कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। द बॉडी विच, लिख सकते हैं द बॉडी which does not shows, which does not show क्या, यानी does not show any tendency to regain, any tendency to regain, regain मतलब अपने ओरिजिनल को प्राप्त कर लेना, regains, regain क्या लिख सकते हैं इसमें, it actual shape and size, it actual shape and size after, even after removal of deforming force, तब उसे प्लास्टिक, जैसे हमने बोला स्प्रिंग को हमने क्या किया, खींचा, यानी टेंसाइल फोर्स लगाया, तो एक लिमिट तक वो क्या होगा, ओरिजिनल शेप और साइज को प्राप्त कर लेगा। जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हम रिमूव कर देंगे, बट एक कंडीशन आएगा, हमने पूरा जोर से खींच दिया और उसे क्या किया, फिर उसको डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया, तो ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आएगा। मान लिया जाए ये स्प्रिंग है, हमने एग्जांपल लिया, इस पे एक फोर्स, लिमिट फोर्स तक लगाया तो ये ओरिजिनल शेप एंड साइज में आएगा, बट एक फोर्स से ज्यादा लगा देंगे और उसको, इस फोर्स को रिलीज भी कर देंगे तो ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आएगा, तो उसको कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, अब इसी के बीच में आता है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी।
लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। अभी हम सब टर्म देख लेते हैं फिर आते हैं पॉइंट पे। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ये है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ये डिफॉर्मिंग फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स विच द बॉडी इज एबल टू, विच द बॉडी इज एबल टू रिटेन, एबल टू लिख सकते हैं रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी, रिटेन इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। बात समझिए क्या कह रहा है इलास्टिसिटी? ये कहता है कि ये डिफॉर्मिंग फोर्स एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, जिस वैल्यू के बाद अगर ज्यादा खींच देंगे, हमने बोला कि ज्यादा खींचेंगे तो फिर ओरिजिनल शेप साइज को नहीं आएगा। तो यही कह रहा है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू विच द बॉडी इज एबल टू रिटेन इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। जहां तक बॉडी अपने इलास्टिसिटी को रिटेन कर सकता है, सस्टेन कर सकता है, उसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। अगर उस लिमिट से बियॉन्ड जाएंगे तो वो प्लास्टिक जोन में चला जाएगा। तो एक लिमिट के बाद वो प्लास्टिक जोन में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ एक नोट जरूर आप लिखेंगे, दोज बॉडी विच इलास्टिक लिमिट आर टू स्मॉल, वैसे पिंड जिसका इलास्टिक लिमिट बहुत छोटा होता है वो प्लास्टिक बॉडी कहलाता है। नोट में आप जरूर इसे लिखेंगे, हमेशा आता रहता है। दोज बॉडीज, वैसे पिंड, क्या बोला, हुज इलास्टिक लिमिट्स आर टू स्मॉल, विच इलास्टिक लिमिट्स आर टू स्मॉल, जिसका इलास्टिक लिमिट बहुत छोटा होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? आर कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी, आर कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी, उसको क्या कहते हैं? प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम, इसी में आएगा आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस किसको कहते हैं? आपका पॉइंट नंबर 6 अगर लेंगे तो हम चलते हैं स्ट्रेस। ये भी कहता है स्ट्रेस जो है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, कह सकते हैं, डिफॉर्म बॉडी। अब मान लिया जाए यह पिंड है आपका, इस पे अगर मान लिया जाए हम फोर्स लगाते हैं तो इसमें कहता है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाता है। जब इसमें हम फोर्स लगाते हैं तो इंटरनल हमारा रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाता है। तो लिख सकते हैं द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, ये पॉइंट लिखिएगा, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एक्टिंग पर यूनिट एरिया किसका? ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफॉर्म बॉडी, ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफॉर्म बॉडी। जिस बॉडी पे मान लिया जाए हम फोर्स लगा रहे हैं, इसमें डिफॉर्मेशन अगर होता है तो इसमें कहता है एक इंटरनल जो होता है रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाता है। जैसे हमने अभी बात किया स्प्रिंग का ही लो, आप स्प्रिंग ही ले लो, इस पे अगर फोर्स आप लगाते हो, इस पर आप फोर्स लगाओगे तो इसके ऑटोमेटिक एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? सेटअप हो जाता है, जो ओरिजिनल शेप को बनाए रखना चाहता है, टेंडेंसी टू रिटेन ओरिजिनल शेप और साइज। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है अपने ओरिजिनल शेप में ही रहना चाहता है। तो इसी को कहते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो उसको हम क्या कर देंगे? स्ट्रेस कह देंगे। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में देखेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट, हमने क्या बोला? एरिया, पर यूनिट एरिया।
तो इसका अगर स्टोरिंग फोर्स का यूनिट देख लें, हम यूनिट की बात करेंगे तो अगर ऐसा यूनिट में फोर्स है तो न्यूटन एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो गया एसआई मात्रक। अगर हम सीजीएस में देख लें, ये सीजीएस में वैल्यूज का मात्रक देख लें स्ट्रेस का, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस, फोर्स का मात्रक क्या होता है डाइन, और आपका एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात कर लें, डायमेंशन क्या है इसका, तो डायमेंशन आपका हमने स्ट्रेस के लिए लिखा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का आपको मालूम होगा ml/t-2 और अपॉन क्या हो जाएगा एरिया का एल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक एल का, तो ये डायरेक्ट आपका वैल्यू होगा ml-1 t-2, ये डायमेंशन किसका हो गया स्ट्रेस का हो गया। अब ये कभी कभी पूछता है कि ये स्ट्रेस जो है स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दोनों में से कोई नहीं है। स्ट्रेस कहता है नाइदर ए स्केलर क्वांटिटी नॉर ए वेक्टर क्वांटिटी, बल्कि ये क्या है टेंसर क्वांटिटी है, ना तो ये स्केलर क्वांटिटी है ना ही ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्ट्रेस है क्या, ये कहता है टेंसर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। या ऑब्जेक्टिव पूछता है कि स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ना तो इसमें आपका स्केलर क्वांटिटी के उदाहरण में आता है, ना ही ये वेक्टर क्वांटिटी के उदाहरण में आता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, यही देख लेते हैं। तीन टाइप्स का होता है, तीन टाइप्स कौन कौन है, लॉन्गिट्यूडनल, इस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा है वॉल्यूम स्ट्रेस, तीसरा है शियर या टेंजेंशियल, शियर या टेंजेंशियल, इसको कहते हैं टेंजेंशियल। तो स्ट्रेस तीन टाइप का हो गया, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम स्ट्रेस और टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। बात करेंगे स्ट्रेन का, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन कहता है when a deforming force is applied on a body, the shape and size of body changes, the fraction changes produced in the shape and size of the body is called strain। अब देखिए क्या कहता है, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, when the deforming force applied, डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड, जब डिफॉर्मिंग फोर्स हम अप्लाइड करते हैं, ठीक है, अप्लाइड करते हैं ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी, द शेप एंड साइज, द शेप एंड साइज क्या होगा, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी चेंजेस, ऑफ द बॉडी चेंजेस, तो उसका शेप और साइज क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो कहता द फ्रैक्शनल चेंजेस प्रोड्यूस, द फ्रैक्शनल चेंज प्रोड्यूस, किसमें, फ्रैक्शनल जो चेंज प्रोड्यूस इन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, इन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्ट्रेन हो जाएगा। स्ट्रेन इजकल टू, अगर देखेंगे स्ट्रेन इजकल टू होता है फॉर्मूला चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन इजकल टू क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। अब इसको समझेंगे, हमने अभी स्प्रिंग की बात की, ये स्प्रिंग मान लिया 5 सेंटीमीटर का है, इस पे हमने फोर्स बिफोर फोर्स, अगर ये फोर्स अप्लाई लगा देते हैं तो इसमें क्या हो जाता है 10 सेंटीमीटर का सपोज होता है, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ आपका 10 - 5 यानी 5 सेंटीमीटर चेंज हो गया, और ओरिजिनल लेंथ कितना हो गया 5, तो ये इसमें क्या हो गया, ये लिख सकते हैं डेल एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब ये भी स्ट्रेन तीन टाइप का है, सेम स्ट्रेन कितने टाइप का है, ये स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, चूडिनल, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया, शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये भी तीन टाइप का होता है। अब बात करेंगे हम इसमें कि आखिर हुक्स लॉ, आपने सुना होगा हुक्स का नियम क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस डेवलप इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
कहता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद इन इलास्टिक लिमिट लिख सकते हैं, ये लिखना जरूरी है, विद इन इलास्टिक लिमिट। अभी हमने पढ़ लिया है इलास्टिक लिमिट किसको कहते हैं। विद इन इलास्टिक लिमिट अ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, अब ये कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बराबर करने के लिए हम कांस्टेंट देते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं स्ट्रेस या कैपिटल ई इंटू स्ट्रेन। सो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ई क्या है, ई हमारा एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये टाइप ऑफ कांस्टेंट है जिसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कभी कभी पूछता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या है, आपका डायरेक्टली कह सकते हैं रेशियो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसका ग्राफ अगर देखेंगे, ग्राफ अगर आप हुक्स लॉ के हिसाब से देखेंगे ग्राफ, तो यहाँ पर हमने लिया है स्ट्रेस और यहाँ लिया है स्ट्रेन। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ये लिया, तो ये ग्राफ आपका इस तरह से कुछ आता है। ग्राफ आता है, अगर इसका पॉइंट पी हमने ले लिया तो ये इस तरह से ग्राफ, इसका मतलब स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है, यानी स्ट्रेस आप बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी आपका बढ़ता जाएगा। कहता है ग्रेटर वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर है तो वो आपका इलास्टिसिटी भी बड़ा होगा, इलास्टिसिटी भी आपका बड़ा होगा। अब हम बात करेंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मान लिया जाए ये फिक्स्ड है, यहाँ पर कोई वायर हमने ले लिया और इसमें बल लगाने से डिफॉर्मेशन कह सकते हैं, चेंज इन लेंथ जो हुआ या लंबाई में जो परिवर्तन हुआ ये दिखाया गया। ये mg है, ये f है, आपका mg और f है। यहाँ तक हमने ले लिया है कि इसका लेंथ जो है वायर का l है और जो आपका इलोंगेट हुआ है वो आपका डेल l है। ठीक है, ये आपका डेल l है। तो लिख सकते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट आपका कहता है द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और स्ट्रेस का दोनों का जो है रेशियो आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। अब ये कैसे फाइंड आउट करें, हमने ले लिया है कि एल जो है लेंथ ऑफ द वायर है, कंसीडर किया है ये लेंथ ऑफ आपका वायर है। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर है। आर जो है आपका रेडियस है, इसका आर क्या है आपका रेडियस है। डेल एल क्या हो गया, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू फोर्स। ये फोर्स लगाने के कारण क्या हो गया, ये आपका इसमें लेंथ में परिवर्तन आ गया। तो अब इसमें हम निकाल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहने का मतलब है वेट सस्पेंडेड और फोर्स। वेट सस्पेंडेड, ये हमने वेट दिया है तो वेट और सस्पेंडेड फोर्स, जो फोर्स हमारा लग रहा है अपॉन क्या लिख सकते हैं इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो सस्पेंडेड फोर्स में हमारा क्या है, आपका जो वेट हमने लगाया है, फोर्स लगाया है, ये जो फोर्स लग रहा है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की जगह हमारा क्या है mg और एरिया हमारा वायर है।
तो वायर का क्रॉस सेक्शन अगर लेंगे तो रेडियस के टर्म में आएगा, ये वायर है, अगर कट करेंगे तो एक सर्कल आएगा। तो सर्कल का एरिया ए इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू हम दे देंगे पाई आर स्क्वायर। अब बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, डेल एल बाई एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यंग मॉडुलस हमने ये अभी डिफिनेशन देख लिया कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो अनुपात होता है वो आपका यंग मॉडुलस होता है। तो ये लिख सकते हैं, ये आपका 1 नंबर और ये 2 नंबर। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यहाँ स्ट्रेस की जगह कितना है आपका mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या है, डेल एल अपॉन एल। ठीक है, तो इसका अगर फाइनली हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, mg एल और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू डेल एल। ये वैल्यू किसका आ जाएगा आपका, ये वैल्यू आपका कहलाएगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कभी कभी पूछता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या दूसरे शब्द में इसको पास्कल भी बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इलास्टिसिटी का इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है, और आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। हमने बेसिक टर्मोलॉजी से स्टार्ट किया और धीरे धीरे आपको यहाँ आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तक कंप्लीट कर दिया है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।